Hello everyone, how are you? I hope you all are well. So today we are just going to start the chapter number 5. So we will just start the chapter number 5. I'll just teach today to the 12th class English medium. आज हम 12th क्लास का जो इंग्लिश मीडियम का चैप्टर नंबर 5 है वो स्टडी करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि यदि अभी तक आपने चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक नहीं किया है या नहीं देखा है तो प्लीज पहले देख कर आओ। जब वो देख कर आओगे तभी यहाँ को समझ में आएगा, वरना आपको जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो पता नहीं चलेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा 5th नंबर चैप्टर है उसका नाम है अवर कैसुरीना ट्री, मतलब हमारा केसुरीना का एक पेड़। अब केसुरीना क्या होता है वो हम आगे जानेंगे। इसको लिखा किसने है, मैंने कहा था कि वो आपको याद करना ही है। तो जो इसके राइटर हैं या पोएट हैं, अच्छा ये एक पोएम है, तो इसके जो पोएट हैं वो है टोरू दत्त। हाँ, संजय दत्त नहीं है, टोरू दत्त। अब ये मत बोलना सर हम तो संजय दत्त को जानते हैं, संजय दत्त का नाम लिख देते हैं यहाँ पर, है ना। तो इसको लिखा किसने, टोरू दत्त ने, टोरू दत्त। चलो देखो पढ़ो, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यह कविता एक केसुरीना पेड़ का वर्णन है। ठीक है, मतलब एक पेड़ है केसुरीना का, केसुरीना मतलब होता है बरगद का पेड़, है ना। तो बरगद के पेड़ का वर्णन किया गया है। यहाँ केसुरीना वृक्ष एक विशाल बरगद के बारे में कहा गया है जो कवित्री के घरेलू बगीचे में उगाया था। तो एक समय की बात है कि जो पोएटेस है टोरू दत्त, एक महिला का नाम है, वो एक कवित्री हैं, तो उनके घर के बगीचे में एक बरगद का विशालकाय पेड़ उग गया था। इसके साथ लगा हुआ आरोही पौधा एक विशाल अजगर की तरह गोल गोल घूमते हुए बढ़ा। एक, जब भी आप किसी बरगद के पेड़ को देखोगे तो उसकी जो शाखाएं होती है वो कभी भी आप देखोगे ना, जो बड़ा पेड़ होता है वो ऐसा लगता है कि कोई मतलब एक सांप की तरह है। तो यहाँ पे अजगर उन्होंने बोला है, तो अजगर की तरह एक छोटा सा पौधा, उसको हम कहते हैं आरोही का पौधा, है ना। तो ऐसा लग रहा था कि वो पूरा एक सांप की तरह है और पूरा गोल गोल घूम गया है। यह पेड़ काफी बड़ा हो गया, काफी बड़ा हो गया था। बरगद के पेड़ अधिकतर बड़े ही होते हैं, है ना। आगे देखते हैं। दूसरा कोई पेड़ इसके आसपास नहीं उग सका। तो कोई भी दूसरा पेड़ उस बरगद के पेड़ के अलावा उसके पास में नहीं उगा था। पक्षी एवं मधुमक्खियां इसके ऊपर मंडराते थे और अपने मधुर गीत गाते थे। तो आप जानते हैं जो भी बड़े विशालकाय पेड़ वगैरह होते हैं तो उन पेड़ के आसपास बहुत सारे पक्षी जो होते हैं वो आ जाते हैं, वो ध्वनि निकालते हैं, गाते हैं, चहचहाते हैं। तो ये सब जितने भी पक्षी थे वो बरगद के पेड़ के ऊपर अधिकतर आया करते थे, जो कवित्री के कहाँ पर है, जो कवित्री की बगीचे में उग गया है। आगे देखते हैं। लोग इसके नीचे छाया में आराम करते थे। कवित्री भी यहाँ आराम करके आनंद महसूस करती थी। ठीक है, ये भी सही है। अब जब भी गर्मी वगैरह आती है तो लोग छाया तो लेते ही हैं। यह जाड़े के दिनों में काफी आकर्षक लगता था। कोयल इसके झुरमुट से दिन का स्वागत करती। ठंड ज्यादा पसंद होती है कोयल को, है ना। तो जब भी ठंड ज्यादा आती है ना तो आपको कोयल कहीं ना कहीं दिख ही जाएगी। और जब बड़ा पेड़ होता है तो वहां पक्षी आते ही हैं, तो कोयल भी आती थी और अपना गीत गाकर दिन की शुरुआत करती थी। यह काफी सुंदर और विशाल था। इसका सौंदर्य इस तथ्य में भी था कि कवित्री के बचपन की बहुत सी यादें इसके साथ जुड़ी थी। मतलब जो कवित्री है वो बचपन से बता रही है कि बचपन से ये पौधा जो था या बरगद का पेड़ था वो उनके जो आंगन है या हम बोल सकते हैं उनका जो गार्डन है वहां पर था, और बहुत सारी यादें भी थी। उसके प्रिय की याद भी इसके साथ जुड़ी थी। यह उसके भाई और बहन के असामयिक मृत्यु की ओर इशारा करती है। पेड़ ने भी उनके दुखों को भोगा था। उनके जो ब्रदर सिस्टर हैं कवित्री के, पोएटेस के, वो बचपन में ही क्या हुआ था, उनकी डेथ हो गई थी। तो जब वो उस पेड़ को देखती हैं तो वो भी याद आ जाता है कि हाँ ये पेड़ जब याद आ रहा है तो उस समय उनकी डेथ हो गई थी आकस्मिक, हाँ, तो वो भी उनको याद आ रहा है। जो उनका जो उनके पेरेंट्स थे या जो उनके जो भी लवर वगैरह थे वो भी क्या थे, वो भी उनकी याद दिलाते थे
जब वो पेड़ को देखती थी तो पूरा बचपन याद आ जाता था, तो हर एक चीज उनको याद आती थी। उस पेड़ ने भी इन सब दुखों को भोगा था उनके साथ में। इसका पौराणिक महत्व भी है। आप जानते हो बरगद का जो पेड़ होता है उसकी पूजा भी की जाती है ना, तो वो तो हम जानते हैं। पौराणिक महत्व तो है ही सही। हर बार लोग यहाँ योग मुद्रा को महसूस करते हैं, और जब भी आप वहाँ जाते हो तो आपको एक एनर्जी मिलती है। आपको ऐसा लगता है कि यहाँ देवत्व का आपको अभाव होता है, वहाँ पर देवत्व का आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई मतलब भगवान, मतलब अच्छी एनर्जी मिलती है कुल मिलाकर। कवित्री इसके प्रति इज्जत और प्यार की भावना रखती है, और यह उसके लिए जीवन से भी अधिक प्रिय है। मतलब वो जो पेड़ है, काफी इज्जत देती है कवित्री उसको, क्योंकि बचपन से ही इतने साथ है, और काफी उसको अच्छा लगता है वहां पर। उसे इस सोच से दुख होता है कि एक दिन यह पेड़ समाप्त हो जाएगा। जो एक दिन आया है वो जाएगा भी सही, चाहे वो प्रकृति की चीजें हो चाहे वो हम हो। तो पेड़ भी एक ना एक दिन तो क्या होगा, सूख जाएगा या प्रॉब्लम तो आएगी। वह कामना करती है कि वह इसे बचा सके, लेकिन कोई भी इसे बचा नहीं सकता, क्योंकि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, और पेड़ का एक दिन अंत होना ही है। कुछ भी अमर नहीं है, ना मनुष्य ना पेड़। परंतु कवित्री यह कामना करती है कि यह पेड़ हर तरह से शाप से बचा रहेगा, और कवित्री के असीमित प्यार से और उसकी कविता में हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। ठीक है। काव्य की कविता थी, किसने लिखा है? टोरू दत्त, याद रखना, ये एक गर्ल है। ओके, चलो अब देखो, तो जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए, जैसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, या इसमें तो वैसे सभी क्वेश्चन आंसर हैं, आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो या फिर जो भी इसकी एक्सरसाइज वगैरह है, तो मुझे इस नंबर पे मैसेज कर देना। मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप से भी जोड़ लूंगा, जिसमें आपको सब कुछ मिला करेगा। एमपी बोर्ड की सभी अपडेट और जो भी क्वेश्चन आंसर वगैरह या पीडीएफ वगैरह है, सब कुछ मिल जाएगी। और इस नंबर पे आपको बस एक व्हाट्सएप मैसेज करना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसमें दिए। एक्सट्रैक्ट कर लेना, इनको भी एग्जाम में आते हैं ना एक्सट्रैक्ट, मतलब 4 लाइन दे दी जाएगी पोएम की, और कुछ क्वेश्चन आंसर दे दिए जाएंगे, तो आपको उसका आंसर लिखना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, हमें कौन कौन से क्वेश्चन आंसर याद करना है जो इम्पोर्टेंट है। लेट्स सी। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें जो आपको स्पेशली याद करना है, या जो इम्पोर्टेंट है मैं कहूँगा, वो है प्रॉपर आप क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना। मतलब एक पैराग्राफ में से है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 कई बार एग्जाम में आया है। द जाइंट वियर्स द स्कार्फ, द ह्यूज ट्री कीप्स अप इट्स ग्लोरी एंड डिग्निटी। मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल थिंग्स इन द वर्ल्ड आर cursed टू बी फॉरगॉटन विद द passage ऑफ टाइम, बट द मेमोरी ऑफ समथिंग मे बी internalized in the works of art like poetry, sculpture, agriculture, painting and music. Given below are some phrases। नहीं नहीं, ये नहीं आएगा, इसको भूल जाओ, मुझे लगा था क्वेश्चन आंसर नहीं, फ्रेजेस हैं तो। हाँ, बी पे आओ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 60 वर्ड्स। हाँ, ये एग्जाम में आने जैसा है, इसका फर्स्ट करो, ये एग्जाम में आते ही आता है। क्या है? हाउ इज द क्रीपर क्लाइंबिंग अप द ट्री? तो इसका आंसर क्या है? द पोएटेस डिस्क्राइब्स द ट्रीज इन अ वेरी रियलिस्टिक मैनर। द क्रीपर इज कंपेयर्ड विद अ पाइथन winding round and round on its rugged trunk. There are deep seeds up to the summit. क्रीपर मतलब क्या होता है? क्रीपर मतलब होता है, वो होती है ना जो झाड़ जो होते हैं, छोटे झाड़ को बोलते हैं क्रीपर। तो आप जानते हो कि बरगद का जो पेड़ होता है उस पे क्या होता है? वो जो नाग की तरह या सांप की तरह इस प्रकार का जो पौधा होता है वो लिपटा रहता है। तो वो यही पूछ रहा है क्वेश्चन में, हाउ इज द क्रीपर क्लाइंबिंग अप द ट्री? जो क्रीपर है मतलब वही जो पौधा है, वो कैसे पेड़ पे चढ़ा हुआ है। तो उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पोएटेज, हमारी जो पोएटेज है, कवित्री है, उसने बहुत ही अलग ढंग से उसको बताया है। उसके अनुसार ये एक पाइथन, पाइथन मतलब होता है अजगर, अजगर की तरह ये लिपटा हुआ है और ऊपर ही ऊपर जा रहा है। पूरे ट्रंक, ट्रंक मतलब होता है उसका तना, तो पूरे तने पर ये क्या हुआ है? लिपटा हुआ है, और सांप की तरह प्रतीत हो रहा है। इसके अलावा और कौन सा एग्जाम में आता है? ये करो, सेकंड नंबर एग्जाम में बहुत ज्यादा आया हुआ है। हाउ डज द जाइंट ट्री वियर स्कार्फ? किस प्रकार से जो बड़ा पेड़ है उसने स्कार्फ लपेटा हुआ है?
So the giant tree is standing in the house garden of the poetess. मतलब वही कवित्री के गार्डन में है वो. It stands like a giant. वो खड़ा है बिल्कुल एक दानव की तरह. It grows very high up in the sky. बहुत ही ऊंचा है. Its branches appear to be like scarves at the top, sitting in a gallant way. उसकी जो ब्रांचेस है, ब्रांचेस होती शाखाएं, वो इस प्रकार से लग रही है कि किसी ने कोई पोशाक उसको स्कार्फ वगैरह पहना रखी है, लिपटा रखी है. With its scarf, the poet means to say that it keeps up its dignity and high position. और वो जो उसकी बड़ी दानव जैसा आकार है, वो क्या बताता है? वो उसकी डिग्निटी, प्रतिष्ठा को बताता है. और उसकी बहुत ही अच्छी एक पोजीशन भी है पेड़ की, बिकॉज नो अदर ट्री इज एज हाई एज दिस वन. और उसके मुकाबले में कोई भी इससे बड़ा ट्री नहीं है. और कौन सा एग्जाम आता है देखो. या क्वेश्चन नंबर 5. ये एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है. यहाँ 12th में भी आया, लिखा हुआ है, और 16 में भी आया था. तो क्या है? एक्सप्लेन अ नोन yet well known to the eye of faith with reference to the poem. पोयम की मदद से आप समझाइए. अननोन मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है? अननोन मतलब जिसका पता नहीं हो. येट वेल नोन टू द आई ऑफ फेथ, लेकिन जो आंखों से तो विश्वास किया जाता है, बट फिर भी वो अननोन है. ऐसा क्या? इसका आंसर आएगा. Here the poetess says that it is quite unreal to see a tree mourning or weeping. वो बोलती है कि ये बहुत ही अनरियल है, मतलब पॉसिबल नहीं है कि आपने कभी किसी ट्री को रोते हुए या फिर दुखी देखा हो. नो वन हैज एवर सीन इट ट्राइंग और वेलिंग. किसी ने भी इसको चिल्लाते हुए, चीखते हुए नहीं देखा है. बट शी सेज दैट इट इज स्टिल वेल नोन फैक्ट फॉर वंस फेथ. लेकिन ये भी एक विश्वास करने जैसा ही है. इफ वन कैन बिलीव, वन कैन फील इट टू बी रियल. यदि आप उस पेड़ को अपना मानोगे, विश्वास करोगे, तो आप बिल्कुल समझ जाओगे कि हाँ, वो भी जिंदा है और वो भी सब कुछ आपके दुखों को सहन करता है. और कौन सा जो आने जैसा है? इसके अलावा बेटा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकता है, ये 3rd नंबर करो, लॉन्ग का 3rd. क्या है? 2011 में आया भी है. फॉर वॉट रीजंस इज द कैसुरीना ट्री डियर टू द पोएटेस. किन कारणों से जो पोएट है, जो कवित्री है, वो केसुरीना का जो ट्री है उसको काफी प्यारा मानती है या काफी अच्छा मानती है. द केसुरीना ट्री इज डियर टू द पोएटेस फॉर मेनी रीजंस. काफी सारे कारण हैं. द फर्स्ट, इट इज मैग्निफिसेंस. पहला तो ये कि वो बहुत ही पुराना है, बहुत सालों से उसके साथ में है. इट इज टॉल एंड ग्रांड टू लुक एट. बहुत ही लंबा चौड़ा दिखता है वो. इट इज डेजलिंग लाइक अ पाइथन. और एक जो अजगर होता है उसकी भांति प्रतीत होता है. इट्स जनरल स्टी इज यूनिक, समथिंग टू ऑल शेड कूल ब्रीज एंड रिपोज. बहुत ज़्यादा उसकी मतलब ठंडी जो छाया वगैरह है वो देता है, काफ़ी यूनिक है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं. वन फील्स रिलैक्स्ड हियर. जो भी उसके नीचे बैठता है आरामदायक महसूस करता है. The other reason that makes the tree dear to her is that the poetess has spent all her childhood under its shade. पूरा बचपन ही कवित्री ने बिताया है उसकी छाया में, है ना, इसलिए भी बहुत पसंद करती है. She has played there with her brother and sister who are no more alive. अपने छोटे भाई बहन के साथ वो खेलती थी जो अब नहीं है. So the tree is an integral part of her life for creating memories of her life. तो इसलिए वो जो ट्री है वो उसकी जिंदगी में बहुत ही अहमियत रखता है और एक अलग ही रोल निभाता है. The tree reminds her of the happy time spent by her with her siblings. और वो याद दिलवाता है कि कैसे उसने अपने जो उनके खुद के भाई बहन थे या उसके जो परिवार वाले थे उनके साथ समय बिताया था. ठीक है. इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं है जो आ सकता है इस चैप्टर में से? हाँ, एक और है, एक और करो. ये है लास्ट 9 नंबर वाला. हाउ हैज द कैसुलिना ट्री बीन पर्सनिफाइड इन द पोएम. किस प्रकार से जो कैसुलिना का ट्री है उसको पर्सनिफाइड किया गया है. पर्सनिफाइड मतलब कैसे उसका अपना एक वजूद बताया गया है. ठीक है.
तो ये सब लिखा हुआ है, जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था वो भी आंसर याद करके आप लिख सकते हो, तो दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ये तो आप खुद ही कर लेना। या कभी जब एक बार रमेश जी सपोज करो कि हमने जो याद किया वो नहीं आया, तो उसी चैप्टर में से जो आपने याद किया है उसको उठा के लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं 5 में से 5 मिलेंगे, 5 में से 4 या 3 तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। चलो ये तो आप कर लेना, इंपॉर्टेंट है अपने हिसाब से। और कुछ है क्या? बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, किसी को चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना मैसेज। ओके चलो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच टू वॉच, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर। ओके, बाय बाय।